नमस्कार। आइए हम आज पुनः बीए भाग प्रथम के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए भाग प्रथम के दूसरे प्रश्न पत्र आधुनिक निबंध के निबंध देवदारू जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है उस पर चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति और समाज की पृष्ठभूमि में प्रत्येक विषय को देखकर उसके अनुसार आलोचना करने वाले हिंदी आलोचकों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सर्वोच्च स्थान पर देखा जाता है। उन्होंने सामान्यतः गुप्त काल से लेकर मुगलों के आगमन तक के भारत की संस्कृति और इतिहास चेतना को आधुनिक समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखकर उस पर अपनी लेखनी चलाई है जो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और उपन्यास कौन से हैं, उनके साहित्य की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, साथ ही देवदारू निबंध के अंतर्गत उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देती है। तो हम चर्चा करते हैं इस विषय पर। आइए हम देखें, क्षमा करें, हम यह देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो हिंदी साहित्य के अप्रतिम और विराट व्यक्तित्व है। इनका कोई भी निबंध संग्रह, चाहे देवदारू हो या अन्य कोई निबंध, वे अपने आप में विशिष्ट रचना होती है। हमें यह देखने के लिए यह जानना जरूरी है कि शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका अपना विशिष्ट स्थान है। उनके कृतित्व की सबसे बड़ी विविधता और गंभीरता उनकी अपनी विशेषता है। एक और हिंदी में ऐतिहासिक समालोचकों को उन्होंने समालोचना जो है उसको समृद्ध किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने विशिष्ट प्रकार के निबंध लिखकर अपना स्थान छाप छोड़ी। निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अप्रतिम और विराट है। वे हिंदी के ललित निबंधों के जनक भी कहे जाते हैं, क्योंकि ऐसे निबंधों के लिए जिस लालित्य की अपेक्षा होती है, ऐसे निबंधों के लिए जिस लालित्य की हमें अपेक्षा होती है वह हमें अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके निबंधों में सरसता, भावप्रवणता, रोचकता, पांडित्य, मन की उन्मुक्तता और ज्ञान की अगाधता हर स्थान पर, हर शब्द में दिखाई देती, गूंजती हुई दिखाई देती है। द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित थे और लोक जीवन के वे मर्मज्ञ भी थे। यानी एक साथ उनके अंदर ये दोनों विशेषताएं दिखाई देती है। एक और पांडित्य है संस्कृत का, तो दूसरी ओर लोक साहित्य या लोक जीवन की जो मार्मिक छवि है वह भी उनके साहित्य में, निबंधों में देखते हैं। यही कारण है कि उनके निबंधों में एक ओर संस्कृत साहित्य की विपुल ज्ञान राशि बिखरी हुई है, तो दूसरी ओर लोक जीवन की सरसता भी विद्यमान है। उनके निबंधों में जगह जगह संस्कृत के उदाहरण देखने को मिलेंगे। कालिदास जो है वो उनके सबसे अधिक प्रिय कवि हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनके, क्योंकि स्थान स्थान पर उन्होंने कालिदास के काव्य के अनेक उदाहरण दिए हैं। स्वयं देवदारू जो निबंध है इसके अंदर भी अगर किसी ने आपने पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कालिदास का वहाँ भी उदाहरण दिया है। तो हर रचना लगभग कालिदास की वो यहाँ देते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा कि वे अपने छोटे छोटे विचारपूर्ण और सरस वाक्यों का व्यवहार हर स्थान पर है, हर प्रत्येक स्थान पर उन्होंने किया ही है। और उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वे हम देख सकते हैं उसके अंदर कि इन्होंने अशोक के फूल, हमारी साहित्यिक समस्याएं, राज साहित्य का मर्म, आधुनिक हिंदी साहित्य पर का विचार और कल्पलता, कुटज,
आलोक पर्व और विचार और वितर्क है ना, एक साहित्य सहचर भी इनका निबंध संग्रह है, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही गंभीर और बहुत ही हिंदी साहित्य के उम्दा, जिसको हम कहें सर्वश्रेष्ठ निबंधों को लिखा है। वह हमारे भारतीय गरिमामय और अत्यंत गंभीर जो चिंतन है उसे हम इन रचनाओं के अंदर देखते हैं। देखिए, इन्होंने निबंधों के साथ साथ कुछ प्रमुख उपन्यास भी लिखे हैं, जिनके अंदर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्रवा, अनाम दास का पोथा। और इन उपन्यासों के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रचलित शैली उपन्यासों की या जो एक प्रचलित परंपरा है उससे बिल्कुल अलग हटकर उन्होंने इन उपन्यासों की रचना की है। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा ही लें तो एक आत्मकथा के रूप में उन्होंने बाणभट्ट जैसे महामनीषी का वर्णन किया है, जो हम जब प्रारंभ करते हैं तो अंत तक रुके बिना उसको पढ़े बिना नहीं रह सकते। इतनी अच्छी उनकी ये रचनाएं हैं। इसके साथ हम अब देखें कि जो देवदारू निबंध है उसको लेखक ने किस प्रकार लिखा है। तो द्विवेदी जी ने इस निबंध को पूरे मनोयोग से मानो लिखा है और ये उनका प्रमुख प्रसिद्ध ललित निबंध है। निबंध और ललित निबंध में क्या अंतर होता है यह भी इन्होंने इसमें व्यक्त किया है। निबंध में जहाँ विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तत्संबंधी क्रमबद्ध चिंतन प्रस्तुत किया जाता है, वहीं ललित निबंध में लेखक उन्मुक्त चिंतन, विचार प्रवाह, सरसता और लालित्य विधान का जो है वो इसमें विशेष ध्यान रखता है। और इन निबंधों में विषय की संबद्धता की जगह रमणीयता जो है वो अधिक दिखाई देती है। लेखक शीर्षक में बंधा न होकर मुक्त होता है, उसे जो उसका विषय है उसको केंद्र में रखकर वो नाना प्रकार के चिंतन और अनुभव, ज्ञान की लहर पर लहर, यानी जिस प्रकार समुद्र में आती है इस प्रकार एक लहर, एक विचार, दूसरा विचार, एक के बाद एक सजाता ही चला जाता है। इस तरह जहाँ उसके विचारों में आंतरिक अन्विति होती है, वहाँ विचार प्रतिपादन का जो है वह एक खुलापन भी हम यहाँ देख सकते हैं। ये द्विवेदी जी इस विधा के यानी ललित निबंध के सफल कलाकार है। इन्होंने इस निबंध में देवदारू एक प्रमुख वृक्ष है जो पहाड़ी वृक्ष है, और इस पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर भारतीय चिंतन धारा के अनेक विशेषताओं का उद्घाटन इसके साथ किया है। उन्होंने देवदारू और महादेव की समाधि का तुक भी जोड़ा है और उनके विचारपूर्ण मुक्त चिंतन का ज्ञान जो गांधीर्य है उनके अंदर वो हमें यहाँ दिखाई देता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने देवदारू का शब्दार्थ व्युत्पत्ति की विवेचना की है और वो इतनी अच्छी तरह सरलता से की है कि हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि इसका जो शब्द का किया है वह कह रहे हैं कि उसे शंकर के प्रयोजनातीत समाधि से जोड़कर देवदारू को अर्थातीत छंद यानी जो छंद रचना है उससे बिल्कुल अलग छंद उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। उनकी दृष्टि में देवदारू देवता का काठ, दारू अर्थात काठ यानी लकड़ी, तो देवताओं की जो लकड़ी है वो इसे कहा है, क्योंकि जब समाधिस्थ शंकर ने अपनी आंखें खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया तो वहां भी यह निर्विकार खड़ा रहा, निरे काठ की तरह, एकदम हृदय शून्य व्यक्ति जैसा। यही नहीं, अपनी इस हृदयता का परिचय उस समय भी दिया जब पार्वती वसंत पुष्पों से सजी हुई शंकर के सामने आई तो वे विकारग्रस्त हो गए, पर इन महोदय को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। द्विवेदी जी सोचते हैं कि नहीं, यह असल में देवदारू है, देवदारू है, देवता भी इस तरु भी, क्योंकि इसमें छंद और अर्थ का समुचित योग है। इस विवेचन के बाद द्विवेदी जी स्वतंत्र विचार प्रवाह में आ जाते हैं और इन्हीं खुले रूप में अपना विचार व्यक्त करते हैं। देवदारू की ऊंचाई को देखकर उन्हें लगने लगता है कि कोई इसकी फुनगी से अगर लुढ़के तो उसकी हड्डी पसली बिल्कुल चूर नहीं होगा, वो केवल फुनगी से लुढ़कता हुई हिमालय से नीचे तक आ सकता है। इतना ज़्यादा घना देवदारू हिमालय पर फैला है। यहाँ पर वे लगना और न लगना की सरस किंतु गंभीर व्याख्या भी
उलझ सकते हैं। उनकी दृष्टि में जो कुछ लगता है वो सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। जिस प्रकार हमें तो यह लगता है कि भूकंप आ जाए, और भूकंप आ जाए तो तबाही हो जाए। लेकिन हम लगता तो लगना तो कुछ भी कह सकते हैं, है ना। इसी पर विचार उन्होंने भी किया, हम भी बैठकर विचार करने लगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लगना और लगता में क्या अंतर है, क्योंकि यह तो मन का विकल्प मात्र है। अर्थ तो वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई, ठोस यथार्थ, और लगना इससे अलग है। इन दोनों के ताल तुक में ही सार्थकता है, उन्होंने इस निबंध में कहा है। किंतु सबका लगना भी अलग अलग है। कवि के लगने में और पागल के लगने में अंतर है। हम देखते हैं कि ये तारे, ये चांद, ये नदियाँ, ये हम सब देखते हैं, लेकिन कवि बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, उसे बिल्कुल अलग तरह लगता है। और वो जो कविता लिख देता है, वो जो कहानी लिखता है, वो उसकी अलग विचारधारा होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति में और कवि में जो है वो अंतर होता है। इसी प्रकार उन्होंने आगे लिखा है कि उन्हीं के शब्दों में कि पागल का लगना और न लगना होता है, कवि का लगना अलग, सबको लगने लगता है। तो द्विवेदी जी समाजवादी विचारधारा का यह पहलू, जिसमें सामान्य सी बात एक सामाजिक अर्थ में की तलाश में निहित रहती है, वह उन्होंने इसके अंदर व्यक्त किया है। वे लगने शब्द जो है उसको भूत लगने से जोड़ने लगते हैं। हम भाषा के अंदर ये लोक जीवन का एक तत्व है कि लोक जीवन में कहते हैं इसे तो कुछ लग गया है, कुछ लगना, तो लगने को इतना प्रसंग सरस बना देते हैं कि अब तक का गूढ़ चिंतन जो चल रहा था वो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। स्वभाववश उन्हें एक मजाक और व्यंग सूझ गया, और लगने के बहाने अपने गांव के फचाफच गायत्री मंत्र पढ़ने वाले महाविद्वान की कथा भी उन्होंने इसमें सुना डाली। आप पढ़िएगा ये निबंध, और उसमें बहुत ही सुंदर प्रसंग उन्होंने इसका दिया है। ये बात तो भूतों के मूढ़ कंटों से मनुष्यों के मस्तिष्कहीन, मूढ़ कंटों मतलब मस्तिष्कहीन जो लोग हैं उनकी तरफ वो देवदारू की लकड़ी से उसके नियंत्रण की बात को सोचने लगे। किंतु फचाफची गायत्री मंत्र के अभाव में उन्हें चिंता ही हाथ लगी। इस तरह स्वतंत्र चिंतन और सरस विवेचन द्विवेदी जी ने इस निबंध में किया है। उनकी निबंध शैली की प्रमुख विशेषता सरसता और विचार गंभीरता है। उनकी भाषा जो है वह बहुत ही सरल है। उन्होंने अंतर कथाओं जैसे शिव की समाधि में की समानता करना या देवदारू किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तो अंतर कथाएं भी उन्होंने दिए। और इसके अंदर एक सरस व्यंग जो है वह भी उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। और अगर हम इस निबंध की भाषा के संबंध में विचार करें तो इस निबंध की भाषा प्रमुख रूप से संस्कृत निष्ठ पदावली के रूप में हमें दिखाई देती है। और उसके पश्चात हम देखें, इसके अंदर आप देखिए कि उन्होंने जहाँ एक और परिपाटी, विरहति, शिष्ट, जनानुमोदित, उल्लास, तिरेक, रस भाव विवर्जित जैसे संस्कृत निष्ठ पदावली का प्रयोग किया है, तो दूसरी और उन्होंने लष्टम पष्टम, फिवाक, कैंडे, फचाफच जैसे लोक भाषा के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया है। तो उनकी जो अभिव्यंजन शक्ति या सरसता है वो इन शब्दों में भी दिखाई देती है। और इसके साथ साथ विदेशी शब्द भी जैसे मशाल, हिमाकत, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जैसे शब्द भी उन्होंने इसमें लिखे हैं। और साथ ही निर्वात, निष्कंप, इव प्रदीप, लताया पूर्व, लूनायाम, प्रसूनस्यो भव कुतः जैसे संस्कृत और के सटीक सूत्र वाक्य भी उन्होंने इसके अंदर दिए हैं। तो सूत्र वाक्यों के द्वारा भी इन्होंने समावेश किया है और इस जो देवदारू निबंध है उसको उन्होंने लिखा है। और कहीं कहीं तो देखिए जब वो आवेग के अंदर आ जाते हैं तो किस प्रकार से आवेगपूर्ण भाषा बोलते हैं। कैसे फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निरे काठ के हो, दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरे काठ। ऐसा गुस्सा उन्होंने व्यक्त किया। ऐसों से तो देवता ही भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है। जैसे सरस और सरलता आवेगपूर्ण वाक्यों की रचना करते हैं। दूसरी ओर छंद, समष्टि कामिनी जीवन गति की समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणावेग का नाम भी उन्होंने दिया है। उन्होंने बहुत ही सुंदर निबंध जो है यह देवदारू निबंध उन्होंने लिखा है।
देवदारू निबंध की प्रमुख विशेषताओं को हम इस छोटे से हमारे इस प्रयास के अंतर्गत देख सकते हैं। धन्यवाद।